लास्ट हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर लिए थे। 5 तरीके के हमने आपके रेशियोज देखे थे टोटल, याद है कौन कौन से थे? सबसे पहला क्या था? दूसरा एक्टिविटी, वेरी गुड। सोल्वेंसी, पहला था लिक्विड रेशियो, दूसरा सोल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी और पांचवा लास्ट रेशियो हमारे थे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, जो आज अपन कवर करेंगे। उस चैप्टर को क्या करेंगे? फिनिश। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारे पास में लास्ट जो रेशियो थे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं विनियोग विश्लेषण अनुपात। विनियोग विश्लेषण अनुपात। इसमें सिर्फ 3 रेशियो है आपके और बहुत इजी रेशियो है। ठीक है, सबसे पहला रेशियो है जिसका नाम है ईपीएस, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति अंश अर्जन। ठीक है, दूसरा हमारे पास में रेशियो डीपीएस, ईपीएस डीपीएस, जिसको हम बोलेंगे डिविडेंड पर शेयर। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रति अंश लाभांश। और तीसरा हमारे पास होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, लाभांश भुगतान अनुपात। तो 3 रेशियो ही हमारे पास में। ठीक है, पहले तो रेशियो पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक पूरा सिस्टम समझा दूं आपको इसमें है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहला है उसका रेशियो है, इसका फॉर्मूला होगा अर्निंग पर शेयर का टोटल अर्निंग, दिख नहीं रहा होगा इसको, तो टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, यानी समतांशधारियों के लिए क्या अर्निंग मतलब प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसमें क्या आएगा। दूसरा फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, जिसका फॉर्मूला होगा टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, और तीसरा रेशियो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसमें ये दोनों आते हैं डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाई 100। ये 3 हमारे पास में क्या है? रेशियो अवेलेबल है। फटाफट इनको उतारो, फिर इसको फर्दर समझते हैं अपन। करना, ये जो पूरा सिस्टम है किसके बेस पे है? मेन तो होता है, मतलब कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, वो कंपनी के मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी को ये बोला अगर प्रॉफिट हो तो हमें दे देना और अगर प्रॉफिट नहीं हो तो मत देना। ठीक है, तो हमने कहा कंपनी के असली मालिक हो जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, उस प्रॉफिट में से अगर हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा मैं किसको देता हूँ? शेयर होल्डर्स को दे देता हूँ। किनको? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स में भी हमारे पास में 2 तरीके के शेयर होल्डर्स आते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको फिक्स रेट से हमेशा डिविडेंड देते हैं, तभी तो उसका नाम होता है। जैसे सुना आपने 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी पैसा मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया है ना, उसके ऊपर मैं उनको 10% की तरफ से क्या दूंगा? लाभ में एक हिस्सा दूंगा। इसको ब्याज नहीं बोलते, शेयर्स के ऊपर लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड। क्या देते हैं? लाभांश, यानी कि डिविडेंड देते हैं, जबकि लोन लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, उस पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो शेयर के ऊपर हमेशा क्या होगा? डिविडेंड दिया जाएगा। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, लास्ट के अंदर वो प्रॉफिट किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। उसमें से कंपनी क्या करती है? कुछ पैसा तो अपने पास रोक लेती है और कुछ पैसा लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देती है, डिविडेंड के रूप में। ठीक है, तो इसमें से कंपनी अब क्या करी? जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं इसको हटा दूं। मैंने कहा सपोज करो एक कंपनी है जिसके पास टोटल इनकम मतलब सारी इनकम बता दी मैंने आपको। टोटल इनकम 10 लाख रुपए की है। कितनी है? 10 लाख रुपए की।
और इसके टोटल एक्सपेंस जो है वो 3 लाख रुपए के हैं। तो बताओ कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी? 7 लाख रुपए। टोटल इनकम 10 लाख हुई, 3 लाख उसमें से खर्चा हो गया, तो हमने कहा 7 लाख रुपए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, सब लेस करने के बाद में ये जो प्रॉफिट आता है इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सारे खर्चे घटा दिए, हमने टैक्स भी घटा दिया। अब मैंने कहा ये जो प्रॉफिट होता है ये किसका होता है? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। इन शॉर्ट कहा जाए तो शेयर होल्डर्स का होता है। इसमें से सबसे पहले क्या होता है मालूम है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिया जाता है। किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब मैं कह रहा हूं कि आपने ये जो कंपनी थी, इस कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर है, यानी कि मैंने बोल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी पड़ी है कंपनी के पास? 5 लाख, जो 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइड थी, यानी 5 लाख तो शेयर कैपिटल है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे पता है? 50,000। कैसे पता चला? 50,000 शेयर थे हमारे पास, एक शेयर 10 रुपए का था, तभी तो 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल बनी। ठीक है, तो हमने कहा 50,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, तो 5 लाख रुपए हमने लोगों से ले रखा है इक्विटी शेयर्स के थ्रू। फिर मैंने कहा हमारे पास में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, जो है हमारे पास में 2 लाख रुपए की, और ये भी 10 रुपए वाले में विभाजित थी, यानी कि 20,000 शेयर थे, एक 10 रुपए का था, तो कितने हो गए? 2 लाख। अब बताओ आपके पास जो प्रॉफिट पड़ा है 7 लाख रुपए का, सबसे पहले उस 7 लाख रुपए के प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे दिया जाता है। हमने कहा प्रेफरेंस शेयर कितने? 2 लाख के, 2 लाख का 10% में उनको डिविडेंड दूंगा, कितने हो गए? 20,000। तो अब इस 7 लाख में से सबसे पहले माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, मैंने कहा 7 में से 20,000 उनको डिविडेंड दे दिया, तो ये जो बाकी बचा हुआ होता है ये एक्चुअल में होता है अर्निंग अवेलेबल। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अर्निंग। क्या बोलते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर 6,80,000। समझ पा रहे हो? क्योंकि बचा हुआ सारा किसका है? कंपनी के मालिकों का, और कंपनी के असली मालिक जो होते हैं ना वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बोला था? प्रॉफिट हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना। तो प्रॉफिट हुआ है तो बचा कुचा भी इनका होगा, प्रेफरेंस को उनका हिस्सा मिल चुका है। ये तो हमारे पास में वास्तव में देखा जाए तो अर्निंग अवेलेबल पड़ी है, किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, समतांशधारियों के लिए। लेकिन क्या कंपनी पूरा का पूरा हिस्सा उनको दे देती है क्या? अगर हम हर साल जो प्रॉफिट कमाएंगे पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? बढ़ेगी कैसे? ठीक है, तो अपने कंपनी के बिजनेस को भी तो बढ़ाना है। तो कंपनी कहती है 6,80,000 में से काम करो, 3 लाख रुपए आप रख लो डिविडेंड के रूप में। ठीक है, तो कंपनी इसमें से 3 लाख रुपए का डिविडेंड दे देती है। कौन सा डिविडेंड? इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे रही है। कितना डिविडेंड दे रही है? 3 लाख रुपए का। यहां तक पॉइंट समझ में आया? 680 का प्रॉफिट बचा था, 3 लाख का इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, बाकी जो बचा ना उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? जो 3,80,000 बच गए, ये हमारे पास कंपनी रोक कर रखती है खुद के पास, ताकि फ्यूचर में वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, वापस पैसा कंपनी में लगाए और कंपनी धीरे धीरे ग्रो करे। ठीक है, तो कंपनी ने 380 अपने पास में रिटेन कर लिए, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, और इसे हिंदी में कहा जाता है रोकी गई राशि, रोकी गई आय या फिर रोकी गई राशि। तो कंपनी के पास टोटल अर्निंग पड़ी थी 6,80,000 की, जिसमें से 3 लाख तो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया और कुछ राशि अपने पास रोक ली। कितनी राशि रोक ली? 3,80,000 की, यानी 3,80,000 का अमाउंट हमने रोक लिया। अब कंपनी ये 3 रेशियो पूछ रही है आपसे। कंपनी क्या कह रही है? वो स्वामी और वो कौन से स्वामी? ओनर कौन होता है कंपनी का? शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी चलाते कौन है मालूम है आपको? डायरेक्टर। तो मुकेश अंबानी। यस, मुकेश अंबानी जो है उसके पास में उसकी कंपनी के 51% से भी ज्यादा शेयर उसने खुद ने ले रखे हैं। समझ में? अगर आप किसी भी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर ले लेते हो, कंपनी का मालिक तो आप अकेले हो गए। समझ गए? तो कंपनी का मालिक है। अब कंपनी के मालिक को ही तो ये मिल रहा है, ये डिविडेंड किसको देंगे? मालिकों को देंगे, यानी अंबानी साहब को डिविडेंड मिलेगा। कितना मिलेगा? जितने उसने शेयर ले रखे हैं, 51% से ज्यादा जितना भी शेयर है। ठीक है, सपोज करो 70% शेयर कंपनी के किसके पास में? अंबानी साहब के पास में। तो ये 3 लाख का 70% अकेला अंबानी साहब के पास गया। ऐसा में तो कंपनी का कोई एक मालिक नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो कंपनी लोगों के पैसों से चलती है, और लोगों ने जो पैसा लगा रखा होता है लोगों को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। जिसने कंपनी में पैसा लगाया वो शेयर होल्डर है। समझ गए? अंबानी साहब ने पैसा लगाया 70%, तो शेयर होल्डर है, तो उनको इसके बदले में क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। समझ गए? अब देखो
इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैंने कहा हर एक शेयर के ऊपर कंपनी ने, हर एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितनी अवेलेबल थी, अर्निंग हर एक इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर कितनी अर्निंग अवेलेबल थी, ये पूछ रहा हूं। तो देखो, क्या मेरे पास टोटली 6,80,000 रुपए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल थे, कह सकता हूं अवेलेबल तो उनके लिए थे। तो बताओ एक शेयर पर कितने रुपए अवेलेबल होंगे। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं उस 6,80,000 में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भाग दे दूंगा 50,000 शेयर का, कि मुझे हर एक शेयर पर जानना है। टोटल कितने शेयर थे आपके पास, 50,000 शेयर। मैं जानना चाहता हूं एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग है। तो बताओ मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा 6,80,000 टोटल अर्निंग थी, डिवाइड बाय कितने शेयर पर, 50,000 शेयर पर। तो एक शेयर पर कितनी अर्निंग होगी, आ जाएगी। ये समझ गए। फिर मैंने कहा अब बताओ, आपने टोटल डिविडेंड 3 लाख रुपए का दिया, कितने शेयर होल्डर्स को दिया, 50,000 को। इनकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो हम दे चुके हैं, हटा दो इनको। अब बात करें सिर्फ इक्विटी की। मैंने टोटली 3 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, कितने शेयर्स को, 50,000 शेयर को। बताओ एक शेयर को कितना डिविडेंड मिला, कैसे निकालेंगे, 3 लाख डिवाइड बाय 50,000। समझ गए, इसी को बोलते ईपीएस। ये रहा डिविडेंड, ये तो हमने अंदाजा लगाया, ठीक है। जैसे कंपनी कितना भी डिविडेंड दे सकती है। सपोज करो कंपनी ने बोल दिया 5 लाख का 60% डिविडेंड देंगे। तो अब मैंने कहा 5 लाख में से 60% हमने बोल दिया कंपनी ने, तो 5 लाख का 60% हो गया 3 लाख। समझ गए। तो ये कंपनी आपको बताएगी हमेशा कि डिविडेंड देना कितना, हमें मन मर्जी से कुछ नहीं लेना। तो हमने माना कि कंपनी ने 3 लाख का डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो हमने निकाला सबसे फर्स्ट पॉइंट 6,80,000 डिवाइड बाय 50,000 कितने आएंगे, ये जो होगा ये आ जाएगा आपके पास में अर्निंग फॉर, सॉरी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। देखो यही तो था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर का, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ये रही, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये रहे। तो हर एक शेयर होल्डर्स को कितना मिल रहा है, 680 डिवाइड बाय 50,000। तो हर एक शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल थी 13.6 रुपए, ठीक है। फिर हमने कहा हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना मिल रहा है वो भी देखें। तो टोटल डिविडेंड, क्या फॉर्मूला देखो, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो 3 लाख डिवाइड बाय 50,000, 6 रुपए हमने डिविडेंड दिया। देखो इन शॉर्ट कहा जाए ना, तो हर एक शेयर होल्डर्स के लिए 13.6 रुपए अवेलेबल थे, जिसमें से 6 रुपए मैंने डिविडेंड दे दिया, सिंपल। तो मैंने कितने रुपए रोक लिए बता सकते हो, अगर पर शेयर की बात करूं तो 13 में से 6 गए, तो 7 रुपए 60 पैसे मैंने रोक लिए, जो मैं वापस कंपनी में लगाऊंगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये हो गया ईपीएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये हो गया डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। और अब हम निकालना चाह रहे हैं थर्ड पॉइंट, डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाई 100। ये क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि कंपनी ने कितना प्रतिशत डिविडेंड दे दिया। पता किसका, टोटल कितनी अर्निंग अवेलेबल थी, उसमें से जो डिविडेंड दे दिया वो कितना प्रतिशत था, ये जानना चाहते हैं। तो हमने कहा डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। डीपीएस आया 6 रुपए का, अपॉन ईपीएस आया 13.6 इंटू 100। तो इसका मतलब समझाऊंगा अभी, देखो क्या होता है, 6/13.6 इंटू 100। कंपनी को जितनी भी अर्निंग होती है ना, उसका 44.12% कंपनी डिविडेंड दे देती है। देखो क्या है, 100 में से नहीं, टोटल जो अर्निंग थी कंपनी की, ये हम ये जानना चाह रहे हैं 6 रुपए जो दिए ना, वो 6 रुपए इसका कितना प्रतिशत है, परसेंटेज, कि आपका जो डिविडेंड है वो अर्निंग का कितना परसेंट है। तो मैं कह सकता हूं कंपनी को जितनी भी अर्निंग होती है उसका 44.12% कंपनी डिविडेंड दे देती है। यही होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। सिंपल है, ये 3 रेशियो में यहां पर कैलकुलेट करने, ठीक है। यहां तक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है, पॉइंट कर लिए यहां तक तो सबने, ये फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है। उसको करने की जरूरत नहीं हो, तो समझाने के लिए था आपको। अब आइए आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में फटाफट निकालो। इस सब रेशियो मिटा रहा हूं और ये अभी के भी आपको याद भी करने पूछूंगा। क्वेश्चन कौन सा अपने पास में नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन निकालिए भाई, आप इसमें से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इसने पूछा क्या है, निम्नलिखित सूचनाओं से प्रति अंश अर्जन, प्रति अंश लाभांश, यानी कि
ईपीएस, डीपीएस और लाभांश भुगतान अनुपात डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें निकालना है, एक तो ईपीएस, एक डीपीएस, एक डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया हुआ है? 5 लाख। इसका मतलब क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। हमारा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने से पहले ये प्रॉफिट है, जबकि हमें तो जो लेना होता है वो पता सारे खर्चे लेस होने के बाद लेना होता है, क्योंकि सब कुछ जब मैं पेमेंट कर देता हूं तो बचा हुआ जो होता है ना वो इक्विटी और प्रेफरेंस का होता है। तो अब हमें इसमें से सबसे पहले तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, फिर टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, फिर जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा। कौन से वाले शेयर होल्डर्स को? प्रेफरेंस वाले को, अगर हो तो, ठीक है, नहीं तो जो बचा होगा वो किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये हमें 5 लाख गिवन है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट बता दिया आपको, ये वही इंटरेस्ट है जो अभी तक आपने घटाया नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डेप्ट बोल सकते हैं इसको, कितना है? 2 लाख रुपीज। फिर आपको नीचे लिखा हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी टैक्स कितना पे करना था अपने को, प्रोविजन फॉर टैक्स। 5 लाख का 20%। हाँ नहीं, जो बच जाता उसका 30%। देखो टैक्स कब लगता मालूम है? बिजनेस के सारे खर्चे लेस कर दो, सिर्फ टैक्स बाकी रह गया, ठीक है, टैक्स बाकी रह गया और जो वैल्यू बच जाती ना उसके ऊपर अपने को 3 लाख का 30%, यानी कि 5 लाख में से पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगा, आ जाएगा कितने? 3 लाख, उसका 30% अपने को क्या करना है? टैक्स 30% निकालेंगे अभी जो भी है। फिर अब देखो आगे क्या दिया हुआ है? रिटेन्ड अर्निंग 60,000। रिटेन्ड अर्निंग अभी समझाया था, रोकी गई राशि, यानी लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से जितना अमाउंट कंपनी रोक लेती है उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, और बाकी कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट देती है। ये 60,000 रुपए कंपनी ने रोक लिए। अब आगे लिखा हुआ है समता अंश पूंजी 10 रुपए प्रति अंश में विभाजित थी। अब यहां इसने देखो आगे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे, देखो कितने नंबर ऑफ शेयर लिखवाए थे मैंने मॉर्निंग वाले में, कितने? 3 लाख। आगे लिख देना अंश पूंजी 3 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्विटी, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, इन्होंने लिखा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए वाली कितनी थी हमारे पास? शेयर कैपिटल है 3 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे बता सकते हो? 30,000। 30,000 शेयर थे, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तभी तो हमारी शेयर कैपिटल कितनी बनी? 3 लाख रुपए। पता ना शेयर कैपिटल कैसे आती है? एक शेयर 10 रुपए का लोगों को इश्यू किया, 30,000 शेयर दिए, हर शेयर पर 10 रुपए मिले, तो टोटल कंपनी को पैसे कितने मिल गए? 3 लाख, ठीक है। क्या मुझे कहीं पर भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दे रखा है? इजी हो गया, उल्टा देता तो मजा आता है ना, मजे वाला भी करेंगे अभी अपन। सॉल्यूशन, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसमें सबसे पहला पॉइंट पूछा अर्निंग पर शेयर, ठीक है, प्रति अंश अर्जन, ये लीजिए प्रति अंश अर्जन। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। हाँ तो हाँ याद होने चाहिए, 4 दिन बाद याद करोगे क्या? इतने छोटे छोटे से फॉर्मूले भी याद नहीं होते, कुछ कितना छोटा सा नाम है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अच्छा नंबर ऑफ कौन से शेयर ये भी याद रखना, इक्विटी। कई बार बच्चे धुन में ही चलते हैं और इक्विटी ले लेते हैं, प्रेफरेंस गड़बड़ हो जाती है। अब बताओ मुझे निकालना है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है। इसके लिए अब मुझे वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस साइड वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स के लिए अर्निंग क्या अवेलेबल थी हमारे पास में। अब देखो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट ही होता है, ध्यान रखना है ना। हमें प्रॉफिट दे रखा, लेकिन जो प्रॉफिट है ना उसमें से अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स घटा नहीं है, तो हमें जो प्रॉफिट दिया वो कौन सा है? वो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, फिर लास्ट में बचा हुआ होता है ना उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं अपन। कई बच्चे यहाँ पर पहले टैक्स माइनस कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। टैक्स माइनस करेंगे तो पता कितना आएगा? अब भी अगर टैक्स माइनस करोगे तो 5 लाख का 30% कर दोगे आप,
जो गड़बड़ हो गई है ना। जबकि हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, जो हमें दिया हुआ था कितना, 2 लाख रुपए। हमने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो ये जो 3 लाख आ गए ना, ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट हट गया अब, ठीक है। फिर हमने कहा अब इसमें से माइनस कर दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना, 30%। 30% किसका होगा, 3 लाख का, ठीक है। तो 3 लाख का अगर मैं 30% करूं कितना होता है, 90,000। तो 90,000 आ गया हमारे पास में प्रोविजन फॉर टैक्स। तो 2,10,000 रुपए जो है ना, ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्योंकि हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो सबसे पहले उनको डिविडेंड देते और फिर जो बचा होता वो इक्विटी का होता, लेकिन इस क्वेश्चन में दिए हुए ही नहीं, तो हमें मानना है जो बचा हो वो किसका है, इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बराबर कितने हो गए, 2,10,000, ठीक है। तो हमें ये चीज चाहिए थी, मिल गई। अब हम लिखेंगे 2,10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने, 30,000, यही तो है, इक्विटी शेयर तो देखने 30,000 शेयर थे, 1/10 का था, तभी तो हमारी शेयर कैपिटल बन गई 3 लाख, डिवाइड बाय 30,000 कितने हो गए, 7 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब एक और समझते हो, हर एक शेयर के ऊपर कंपनी कितने रुपए कमाती है, 7 रुपए। अब इसमें से जितने कमाए वो पूरे के पूरे थोड़ी देंगे हम डिविडेंड के रूप में। अब इसमें से दूसरा रेशियो हमसे उसने पूछा था, दूसरा डिविडेंड पर शेयर, जिसका फॉर्मूला था टोटल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर, यस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये शेयर भी कौन से, इक्विटी वाले पे निकालना है। अब मुझे बताओ टोटल डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं, बता सकते हो। क्वेश्चन एक लाइन लिखी है ऊपर देखो, हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 2,10,000 की है, जिसमें से हमने 60,000 रुपए रोक लिए, तो बाकी का क्या किया, डिविडेंड दे दिया। तो हमने कहा इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं रिटेन्ड अर्निंग जो कितनी थी हमारे पास में 60,000, तो बाकी का हमने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और ये होगा टोटल डिविडेंड। कितना इजी है, टोटल डिविडेंड पता चल गया। तो 2,10 माइनस 60, 1.5 लाख माइनस करना है, जोड़ने नहीं है, 1,50,000। तो 1.5 लाख क्या हो गए टोटल डिविडेंड। क्या मैंने टोटल 30,000 शेयर होल्डर्स को डिविडेंड 1.5 लाख का दिया, यस। तो बताओ एक को कितना दिया, 1,50,000 डिवाइड बाय 30,000, 5 रुपए पर शेयर। सिंपल सा पॉइंट है, हर शेयर के ऊपर कंपनी 7 रुपए कमाती है, जिसमें से 5 रुपए डिविडेंड दे देती है, तो 2 रुपए कंपनी रोक लेती है अपने पास में। अब हमें एक पॉइंट और निकालना है, तीसरा, कौन सा, इधर निकालो। पहले आपको तीनों रेशियो लिखना है, फिर वर्किंग नोट लिखना है, ठीक है। अब मैं निकाला हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाई 100। क्या समझा था इसमें, कि कंपनी अपनी अर्निंग का कितना प्रतिशत डिविडेंड दे देती है। टोटल अर्निंग थी 7 रुपए, डिविडेंड दे दिया 5 रुपए, यानी 5 जो है वो 7 का कितना प्रतिशत है वो निकालना, ठीक है। तो डिविडेंड दिया 5 डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर आई 7 इंटू 100, कितना परसेंट डिविडेंड दे देते 5/7 इंटू 100। कंपनी 71.43%, 71.43% डिविडेंड दे देती है। अच्छा, तो बाकी क्या करती है, रोक के रखती है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कंपनी कितना प्रतिशत रोक के रखती है, अमाउंट नहीं बोला मैं, प्रतिशत। टोटल 100% था 7 रुपए, उसमें से हम 71.43 तो डिविडेंड दे देते हैं, तो बाकी कितना बच गया 29.57, वो हम क्या करेंगे, रोक के रखेंगे, ठीक है। उतारो फटाफट। इसके जैसा ये 23 और 24 मैं इन रेशियोज के बारे में वापस बोला, लेकिन वहां पर बस फर्क ये प्रेफरेंस शेयर भी आ गए, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर आगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ से एक डिविडेंड और माइनस होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
डिटेल सारी लिख रहा हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 23। अच्छा बुक सब बंद कर दो, एक काम करो आप फटाफट बुक बंद करो, आप मुझे सोल्व करवाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 23 में 10 रुपए वाले हमारे पास क्षमतांश है यानी इक्विटी शेयर, ठीक है। तो हमारे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी जो है 5 लाख रुपए की, ठीक है। और एट द रेट ऑफ 10, 10 रुपए वाला शेयर था, तो बता सकते हो कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे? 50,000। वही तो है, शेयर कैपिटल में 10 का भाग दे दो तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे इंटू 10। 50,000 से आप शेयर से आपके पास 10 रुपए वाले, तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। फिर आगे बोला 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखी है आपको, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जबकि पिछले वाले में प्रेफरेंस शेयर नहीं थे, है ना, इसलिए हमने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस नहीं किया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, ये भी 10 रुपए वाला है एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये है हमारे पास टोटल मिलाकर 1 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए की। फिर हमारे पास दे रखी है जनरल रिजर्व 1.5 लाख रुपए के, जनरल रिजर्व कोई रोल नहीं होगा इसका, यहाँ पर ऐसे ही दिया है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला ओनली, इसका मतलब इंटरेस्ट तो घट चुका है या नहीं घट चुका है? घट चुका है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है सिर्फ हमें टैक्स घटाना बाकी है अभी, है ना। टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, ध्यान रखना प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स घटने के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा टोटल कितना हो गया? 3 लाख रुपए ये दे रखा आपने को, और टैक्स की रेट दे रखी है कि कितना प्रतिशत टैक्स लगता है। टैक्स की रेट है हमारे पास में 30%। कितना परसेंट? 30%। सिर्फ पूछ रहा है ईपीएस निकालो और कुछ नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करें अगर अपन, अर्निंग पर शेयर प्रति अंश अर्जन, क्या फॉर्मूला था? टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या ये आप शॉर्ट में लिखोगे? नंबर शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट में लिख देना, और पूरे से चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब हमने कहा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए मुझे, कैसे निकालते थे? वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमें चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग का मतलब प्रॉफिट ही होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख रुपए। तो इसमें से इंटरेस्ट तो घट चुका है, सिर्फ टैक्स घटाना बाकी है। एक तो टैक्स घटाने के बाद जो अर्निंग आ जाएगी वो होगी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की मिला के। उसमें से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी घटा दूं तो बचा हुआ किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो हमने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं माइनस कर दूं टैक्स, जो कितना दे रखा 30%, तो सीधा 3 लाख का 30% कर सकते हैं। पिछले वाले में इंटरेस्ट था या इंटरेस्ट नहीं है तो इग्नोर करो उसको, एट द रेट ऑफ 30%, तो 3 लाख का 30% होता है 90,000। तो 2,10,000 जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड दिया जाना है वो दे दूं तो बचा हुआ किसका होगा? सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो हमने कहा इसमें से लेस कर दें, क्या लेस कर दें? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। अब उनको कितना डिविडेंड दिया जाता है? जितना पैसा हमने उनसे लिया उसके ऊपर उनको हर साल 10% डिविडेंड देते हैं। यही तो उनका नाम जो होता है ना, वही डिविडेंड की रेट होती है। तो हमने इनसे 1 लाख रुपए लिए थे, जिसके ऊपर हम 10% 10% क्या देंगे? डिविडेंड। कितना? 10,000। 1 लाख का 10% ही होता है। तो बचा हुआ जो होगा वो किसके लिए अवेलेबल है भाई? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इसी चीज को हम बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो ये आ गया हमारे पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है। कितना आ गया? 2 लाख रुपए। तो हमने का पता चल गया है 2 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहां से निकाल लिए। 5 लाख की कैपिटल थी, एक 10 रुपए वाले विभाजित थी, तो 5 लाख बटा 10 किए तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 50,000।
तो हमने कहा डिवाइड बाय 50,000, तो 4 रुपए आ गए पर शेयर पे अर्निंग पर शेयर। यही पूछा हमसे क्वेश्चन। कुछ रोकना नहीं कर सकते। कुछ बोला ही नहीं। जब कुछ बोले ही नहीं तो हमें सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे आंसर निकालना है। ठीक है, उतारो फटाफट, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो करा दिया। चॉइस का एग्जांपल आपको करना है, सेम टू सेम है जो हमने क्वेश्चन किया था। याद है हमने अभी जो ईपीएस डीपीएस वाला क्वेश्चन किया था, लास्ट 9th क्वेश्चन। फर्क सिर्फ ये है, उस क्वेश्चन में हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर नहीं दे रखे थे ये, तो हम डिविडेंड माइनस नहीं कर रहे थे, है ना। और अर्निंग कैसे निकाल रहे थे, ये जो आती थी ये अर्निंग हो जाती थी। लेकिन अब एग्जांपल नंबर 24 में आपको प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, डिविडेंड भी माइनस करना है, और जो बचेगा वो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। एग्जाम्पल है, नहीं समझ में तो एग्जाम्पल देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो 25, 26 से लेके 29 तक के सारे एग्जाम्पल आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, पिछले जितने भी रेशियो थे ना, उन सब के रेशियो के मिक्स में अब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से रेशियो आते हैं तो आप कर लेना, नहीं आए कुछ समझ में तो फिर हम करवाएंगे। आगे के सारे रेशियो 29 तक मिटा दो ये। अब आइए आप लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ हमारे पास में, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। खत्म करो इस चैप्टर को, और कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे पता ही नहीं है सर, जो आप स्टार्ट कराओ करा दो। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आखिरी क्वेश्चन है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या वो भी देख लेते, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। हमें दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 6 लाख, इसमें से लेस किया हुआ परचेज, लेस किया हुआ चेंज इन इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दिया, और जो आया वो क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम निकाल सकते हैं इस डेटा से। अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। फिर हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ, शेयर होल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटीज है जिसमें लिखा हुआ 10% डिबेंचर। तो क्या इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, यस। अगर डिबेंचर्स दे दी तो इंटरेस्ट का भी कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है। फिर हमें दे रखा है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट ही फॉर्मेट दे रखा आपको। फिर आपको एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सारी चीज दे रखी है। और देखो आपको एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ है कि ना, जो ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे थे उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो जनरल रिजर्व है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, यही तो आता है। 3 चीजें आती है रिजर्व एंड सरप्लस में, किसी भी तरीके का रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब क्या क्या पूछा आपसे वो देखो। कह रहा है दी गई सूचनाओं के आधार पर, फर्स्ट पॉइंट चालू अनुपात मतलब करंट रेशियो। दूसरा पूछ रहा है तरल अनुपात मींस लिक्विड रेशियो। स्वामित्व अनुपात, स्वामित्व प्रोप्राइटरी रेशियो, हिंदी भी याद करो साथ में इंग्लिश भी याद करो, खाली इंग्लिश के बेस पर मत रहो। ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। व्यापारिक देयता अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। लास्ट में पूछ लिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, बहुत सारे रेशियो पूछे, 1 बाय 1 करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट रेशियो हमारे पास में जो पूछा है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात, जिसका फॉर्मूला कौन बताएगा, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उल्टा इजी बना दिया क्वेश्चन ने। बोला ये पकड़ो करंट एसेट्स, ये पकड़ो करंट लायबिलिटी। तो देख लो कौन कौन सी करंट एसेट्स दे रखी है। इन्वेंट्री है 40,000, 2,60,000 हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2 लाख। इन सबको जोड़ लूं तो करंट एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो इधर वर्किंग नोट बना सकते हो इन सबके। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, अच्छा एक काम करो आप इनके वर्किंग नोट इसके साथ ही बनाओ, नहीं तो फिर वो मिटाने वाली रामन रहेगी। तो हमने कहा सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में हम लिख रहे हैं करंट एसेट्स। अब देखो करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ इन्वेंट्री, कितनी है 40,000। फिर हमें दे रखे हैं ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल 2,60,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख। टोटल अगर अपन इसकी कर लेते हैं तो आ जाता है 5 लाख रुपए। ये हो गई हमारे पास करंट एसेट। ठीक है सुरेंद्र जी, करंट एसेट्स है हमारे पास में 5 लाख की, अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी भी निकाल ले, करंट लाइबिलिटी। अब देखो करंट लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दे रखे हैं ट्रेड पेबल। अच्छा एग्जाम में अगर आ जाए ना तो आप इसको सीधा लिख सकते हो, यहाँ तो समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, है ना। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल है 2 लाख रुपए के। फिर अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी हमारे पास 1 लाख रुपए। तो टोटल मिला के हमारे पास में 3 लाख रुपए की आ गई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी ये हो जाएगा हमारे पास में करंट रेशियो 1.67 टाइम्स या फिर 1.67:1। ये हमारा अभी तक प्रथम रेशियो निकला। उतारो, बस फर्स्ट तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इधर करवा दूंगा साथ में आपको। ठीक है, दूसरा रेशियो हमसे कौन सा पूछा उसने? लिक्विड रेशियो। तो सेकंड रेशियो हमारे पास में लिक्विड रेशियो, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? तरल अनुपात भी। लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात, जिसका फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट रेशियो ही है हमारे, पता है ना, करंट रेशियो। ऐसी कौन सी एसेट्स है जो लिक्विड एसेट्स मानी जाती है? मानी जाती है सारी करंट एसेट्स लिक्विड होगी, सिर्फ 2 एसेट्स को छोड़ के, इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर प्रीपेड एक्सपेंस। इन 2 को अगर मैं यानी कि करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट वर्किंग नोट वापस। अब हमें निकालना लिक्विड एसेट्स। ठीक है, जो क्या होगा? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। मैं बार बार 2 वर्ड यूज ले रहा हूं ताकि दिमाग में जाए आपके, फिर भी नहीं जाए तो देख लो। माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स हमने अभी अभी निकाली थी, टोटल कितनी थी? 5 लाख रुपए की, जिसमें से स्टॉक इन्वेंट्री दे रखा है। देखो कितना है बैलेंस शीट में? 40,000 की इन्वेंट्री है। अगर मैं 40,000 की इन्वेंट्री माइनस कर दूं और प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं है तो मानना है ही नहीं। ठीक है, तो 4,60,000 आ गए हमारे पास में क्या? लिक्विड एसेट्स। 4,60,000 की हो गई लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट। जब मैंने करंट एसेट्स लिख दिया क्या? करंट लाइबिलिटी। तो बोलो तो सही, करंट लाइबिलिटी देखो कितनी निकाली थी हमने? 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख। तो ये आ जाएगा हमारे पास में लिक्विड रेशियो 4,60,000 डिवाइड बाय 3 लाख 1.53 टाइम्स और 1.53:1। क्या हो गया? सेकंड रेशियो हो गया। अब आइए आप थर्ड रेशियो पे, इधर ही करवा देता हूं। तीसरा रेशियो कौन सा है? देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड एक ही चीज होती है, अपॉन में टोटल एसेट्स। मतलब एक हिंट तो दो सर, तभी याद आएगा, ऐसे याद नहीं आएगा, है ना। प्रोप्राइटरी फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड बोल सकता हूं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हमें निकालना है प्रोप्राइटरी फंड या फिर शेयर होल्डर फंड। एक ही चीज होती है दोनों, शेयर होल्डर्स फंड। अब बताइए प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती थी, याद है? शेयर कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा आता था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, हमें यही देखना है। देखिए जरा बैलेंस शीट में सीधा दिया हुआ शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी दे रखी है, शेयर कैपिटल भी दे रखी है, और आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दिए हुए। और तीसरी चीज तो हमारे पास में है ही नहीं, ये मानना है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं ना बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपए की, 4 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास में 2 लाख रुपीज के। टोटल मिला के शेयर होल्डर फंड आ गया हमारे पास में 6 लाख रुपीज का। तो हमने कहा शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड आया 6 लाख। डिवाइड बाय वर्किंग नोट नंबर 2, क्या निकालना है? टोटल एसेट्स। क्या टोटल एसेट्स में 2 तरीके की एसेट्स आती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो देखो आपको टोटल दे ही रखी है इसकी, नॉन करंट एसेट्स तो सीधा ही दे रखे हैं आपको, बताओ कितने? 5 लाख रुपए की नॉन करंट एसेट्स है। फिर हमने कहा इसमें अगर ऐड कर दे करंट एसेट्स, 5 लाख। ठीक है, ये भी सीधा ले ले क्या? सीधा नहीं ले, वैसे करंट एसेट्स हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, सीधा लिख लो, रामायण ज्यादा हो जाएगी नहीं तो। नहीं सर, 10 लाख तो दे रखी है दोनों की। यस, दोनों की भी टोटल दे रखी है, आप वो भी ले सकते थे सीधा बैलेंस शीट से, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा घुसे कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, टेंजिबल इनटेंजिबल इनमें क्या क्या आता है वो सब। डिवाइड बाय टोटल एसेट्स आ गई 10 लाख। ठीक है, तो 0.60 टाइम्स, और क्या लिख सकते हैं इसको? 0.60:1। फटाफट यहां तक छापो, फिर आगे करते हैं। 3 पॉइंट तो हो गए, चौथा पॉइंट फटाफट करना आप थोड़ा। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4, देखो क्या रेशियो पूछा है, कौन सा रेशियो पूछा आपने से? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। 4th पॉइंट, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात, ऋण समता अनुपात। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, और डेब्ट में क्या क्या आता है? 2 तरीके की लायबिलिटीज आती है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो हमने कहा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जहां से हम निकालेंगे डेब्ट बराबर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ऐड कर दे। देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज में अपने को दिए हुए डिबेंचर 1 लाख के, सीधा लिख दो 1 लाख रुपए के, और इसमें ऐड कर दे अगर करंट, मैंने एसेट्स लिख दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की भी हमें एक तो दे रखा है ट्रेड पेबल, और दूसरा अपने को क्या दे रखा है? अदर करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल से हमारे पास 2 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के हमारे पास में अदर करंट लायबिलिटीज, टोटल मिला के 4 लाख रुपए आ गए हमारे पास में डेब्ट। अब देखो डेब्ट तो हमें पता चल गया, इक्विटी निकालने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, जो हम निकाल चुके हैं। शेयर होल्डर फंड निकाला था। रिजर्व एंड सरप्लस देखो, स्वामित्व अनुपात में तीसरे रेशियो में कितना आया था? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, 2 चीजों को अगर मैं जोड़ लूं तो क्या आ जाता है? शेयर होल्डर फंड। तो 4 और 2 कितने? 6 लाख थे ना, डिवाइड बाय 6 लाख, इसको हम बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड। तो 4 डिवाइड बाय 6, 4 डिवाइड बाय 6 ये आ जाएगा 0.666 आ रहा है, तो इसको 67 कर लेते हैं टाइम्स, और 0.67:1। ये आ गया हमारे पास में 4th रेशियो। अब हम कर लेते हैं 5th रेशियो। 5th रेशियो कौन सा पूछा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात। क्या फॉर्मूला था इसका? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, बस यही तो फॉर्मूला था। अब मुझे इसके लिए क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते थे? एड
expenses. डायरेक्ट एक्सपेंस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है ना अपने को, चेंज इन इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा था ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग का, है ना। तो इसका हमारे पास में फॉर्मूला होगा नेट परचेज, नेट परचेज ऐड करेंगे अपन इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, और ऐड करेंगे इसके अंदर हम क्या, Change in inventory. चेंज इन इन्वेंट्री, ऐड या लेस, चेंज इन इन्वेंट्री। अगर वो पॉजिटिव आता है, यानी ओपनिंग ज्यादा होना चाहिए क्लोजिंग कम होना चाहिए स्टॉक, तो पॉजिटिव आएगा तो जोड़ेंगे, नेगेटिव आ गया तो लेस करेंगे। सब पढ़ चुके अपन, वही चीजें रिपीट हो रही है, तो आगे के सारे रेशियो वैसे ही है। तो नेट परचेज अपने को देखो ऊपर दे रखी है 3 लाख, रिटर्न वगैरह कुछ है ही नहीं, तो जो दिया हुआ है वही नेट होगा। तो 3 लाख रुपए की अपने को दे रखी है परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन में कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस 80,000 है ना, क्या कहते हो 80,000, 80,000 है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। और चेंज इन इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, वो 20,000 है। 60,000 ओपनिंग था, यानी क्या होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंज इन इन्वेंट्री। तो या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर आप चेंज इन इन्वेंट्री। अगर चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है तो ये लिख लो, पॉजिटिव आ रही है दोनों की वैल्यू तो जोड़ना है, ये अगर माइनस में आ जाता तो घटाते। यानी सपोज करो ओपनिंग स्टॉक 60 है और क्लोजिंग स्टॉक 80 होता, तो 60 माइनस 80 माइनस की 20,000 आते, ठीक है, तो उसको लेस करते। बट यहाँ प्लस ही है, तो 4 लाख आ गया हमारे पास में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, Closing stock plus opening stock बटा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है वही 60,000 दे ही रखा है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40,000 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 50,000, 50,000 आ गया। 50,000 एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय लिख देंगे 50,000 बराबर 8 टाइम्स और 8:1। छापो फटाफट। सिक्स्थ रेशियो, जल्दी से देखना फटाफट। बस बस बस, क्या हो गया भाई, पेट दुख रहा है। 6 पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, 6 पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा। ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन होता है सेल्स के साथ में, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स का रिलेशन होता है सेल्स के साथ, तो यहां ऊपर आता है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले बात करते हैं नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। नेट क्रेडिट रिवेन्यू का मतलब होता है उधार की सेल, और उधार की भी कौन सी वाली सेल, रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद जो आता है। हमें क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, सिर्फ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कैश कितना था या क्रेडिट कितना था, और ना ही रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो जो दिया हुआ होता है ना, उसी को नेट क्रेडिट मान के हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हमें मानना पड़ेगा कि जो दिया हुआ वो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं निकालने का। या तो क्वेश्चन बोलता कि आधा कैश हो गया, या कुछ बोल देता कि कुछ परसेंटेज कैश हो गया, या बोल देता इसमें से 1 लाख कैश है, तो हम क्या करते, क्रेडिट निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तो जो दिया हुआ होगा उसी को क्या मानना पड़ेगा, अब अपने को नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया हुआ है अपने को 6 लाख, तो इस 6 लाख के बेस पे आंसर निकालेंगे। एक तो ये मानना है, और एक चीज और माननी है अपने को। अच्छा, इसमें तो मानने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यही तो होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ बैलेंस शीट के अंदर,
करंट एसेट्स में, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया, 2,60,000 पे, ना तो मुझे ओपनिंग दिया हुआ है। अच्छा, साल के एंड में बनती है बैलेंस शीट, तो जो बैलेंस शीट है ये साल के एंड की डिटेल बता रहा है, यानी ओपनिंग डेटा है या क्लोजिंग? क्लोजिंग। ओपनिंग गायब है, क्या करें? या तो मान लो कि सर ये तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को यही ड्रॉप करो, या फिर क्लोजिंग को ही एवरेज मान के सोल्व करेंगे। यस, जब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं अपने को, हम निकाल ही नहीं सकते, तो इस केस में हमें मानना पड़ेगा कि जो दिया हुआ वही एवरेज है, ठीक है। जब हमने आगे रेशियो पढ़े थे ना, वहां पर स्पेशल नोट लिखे हुए थे, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन हो तो क्लोजिंग के बेस पे भी आप उसको एवरेज मान के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एवरेज अपन मान लेते हैं 2,60,000 क्या है, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ आंसर आ गया हमारे पास में 6 लाख बटा 2,60,000 कितने हो गए, 2.301 टाइम्स, और क्या लिख सकते हैं 2.301:1। नेक्स्ट रेशियो, ये तो हो गया 6। अब आते हैं 7 पे, जो है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो।